Good morning to all my online dear students. Today we are going to start our new chapter electrochemistry, जो आपके 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम को कंप्लीट कर लिया है, जो थोड़ा बहुत आयनिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रो में भी क्वेश्चंस बना के मैं दूंगा, है ना। आयनिक के इलेक्ट्रो के साथ थोड़े लिंक होके प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये हमारे 12th का चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, और हर साल क्वेश्चंस आने ही आने हैं, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है ना। मतलब इसका क्वेश्चन जरूर पेपर में आपके एग्जाम में आने वाला है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है ये समझ में आना चाहिए कि क्या मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर आज ले रहे हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको दिखाई दे रहा है कि दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका इलेक्ट्रो, सेकेंड वर्ड है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग क्या होगा? इलेक्ट्रो का मतलब है हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, या हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। और केमिस्ट्री से बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कभी भी केमिस्ट्री वर्ड आने का मतलब है बेसिकली हम लोग केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। केमिस्ट्री का मतलब हम लोग क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन को देखना है, वही हमारे लिए क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जनरल इंट्रोडक्शन अगर इस चैप्टर के बारे में मैं बताऊं तो जैसे हम लोग, जैसे ये घड़ी मैंने लगाई, इसके अंदर एक बटन सेल होता है ना, वो बटन सेल हमारा किस तरीके से ऑपरेट करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे ही वो काम करता है। बटन सेल के अंदर केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स में केमिकल रिएक्शन होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो करंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से हमारा घड़ी चल पाता है ना। तो घड़ी ऑपरेट इस तरीके से करता है। या जैसे इस माइक से मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर भी एक हमें पेंसिल सेल लगता है ना, तो पेंसिल सेल भी किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं या जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, कंटिन्यूअस हमारा सेल क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। उसके अंदर जो भी हमारे केमिकल्स भरे हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन उन सेल का क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक पर्टिकुलर लेवल से अगर वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो हमारा सेल काम करना बंद कर देता है, और फिर हमें उसे क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा, जो घरों में हम लोग इन्वर्टर यूज करते हैं बेटा। इन्वर्टर जो है हमारा, वो दोनों तरीके के सेल में काम करता है। दोनों तरीके का सेल से मीनिंग क्या है मेरा? हमें दो तरीके के सेल पढ़ने हैं। एक होता है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, और दूसरा सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल किसको बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल वो सेल है जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और दूसरे तरीके का सेल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आप देखो, घर में जो इन्वर्टर यूज होता है, जब वो चार्ज हो रहा होगा, जैसे आपके घर में अगर लाइट है तो आपका इन्वर्टर उस समय क्या होता है? चार्ज होता है। तो जब इन्वर्टर आपका चार्ज हो रहा होगा तो इन्वर्टर के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसके अंदर क्या हो रहा होगा? कुछ केमिकल रिएक्शन, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और जैसे ही लाइट चली जाती है, आपके घर से इलेक्ट्रिसिटी कट आउट हो गया, तो उस समय आपका इन्वर्टर क्या करता है? वापिस आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। मतलब अब केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमारी केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमें बेसिकली दो तरीके के सेल पढ़ने। एक होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, एक दूसरा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी। तो अब देखो, तो ये चैप्टर आजकल के जो भी मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन के अंदर जो बैटरी होती हैं, या हमारे जो कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इन सब के अंदर जो भी बैटरी आप कहीं भी देखते हैं, उस सब बैटरी किस प्रिंसिपल पे है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे काम करती है। उन्हीं चीजों को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है कि किस तरीके से काम करता है। बेसिकली दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। आपको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, अच्छा चैप्टर भी हमको जानकारी मिलेगी। जैसे आप देखो, आपको एक और चीज मैं समझाऊं, हम रिमोट जो यूज करते हैं, जो भी हम टीवी चलाते समय चैनल चेंज करने के लिए रिमोट यूज करते हैं, उसमें भी एक सेल लगता है। अब देखो, अगर क्या होता है कि कुछ समय के बाद सेल काम करना बंद कर देता है। जब सेल काम करना बंद कर देता है तो हम क्या करते हैं? उसको पीट पीट के फिर से चैनल चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सबकी टेंडेंसी, हम लोग जनरली, ऐसा नहीं है कि सेल रुक गया तो हम लोग नया सेल तुरंत लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं? उसको पीटते हैं, ठोक ठाक के थोड़ा करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए फिर से सेल हमारा ऑपरेट
करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ठोकने की वजह से फिर से ऑपरेट होने लगता है, ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दो चीजें हमें देखनी है, दो तरीके का सेल पढ़ना होता है। पहला हमें गैल्वेनिक सेल पढ़ना है जिसके अंदर हमारा केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे बटन सेल के साथ हो रहा है, ये सेल के साथ हो रहा है जो माइक में सेल में यूज कर रहा हूं, आपके जो भी बैटरीज होते हैं उनके अंदर है ना, जब वो आपको केमिकल रिएक्शंस करा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। और दूसरे तरीके का सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो दो सेल दो तरीके का पढ़ना है। और थर्ड पार्ट है हमारा चैप्टर का कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टेंस किस तरीके से होता है। जैसे फिजिक्स में बात की जाए अगर, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके थ्रू होती है बेटा, मेटेलिक वायर के थ्रू। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर, मेटेलिक वायर के थ्रू होता है। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कंडक्टेंस हम लोग पढ़ेंगे किसके थ्रू, किसी सॉल्यूशन के थ्रू, थ्रू फ्लो ऑफ आयंस की वजह से। आयंस उसके अंदर फ्लो होते हैं जिसकी वजह से कंडक्टेंस आता है। तो ये चैप्टर बेसिकली तीन पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। पहला गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है, दूसरा हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना होता है, और थर्ड पार्ट हमारा होगा कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो जनरल मीनिंग अगर पूछे कोई हमसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो बोलेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग होगा बेटा द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, the branch of physical chemistry which deals with interconversion of chemical energy into electrical energy, chemical energy into electrical energy एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या बेटा, कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा पार्ट हमें कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, तो ये भी लिख देता हूं मैं, इट ऑल्सो डील्स विथ कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं ना, उनके थ्रू किस तरीके से कंडक्टिविटी होती है, उसके बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। फिजिक्स में आपका बेसिकली मेटेलिक वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा जिसके आयंस होंगे, जिसके थ्रू हमारा करंट पास होता है। तो वो हम लोग कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन लास्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा बेसिक मीनिंग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब अगर इसके सब टॉपिक्स की बात करूं मैं, सब टॉपिक्स थोड़ा मैं बस हाईलाइटेड कर देता हूं, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे जाएंगे क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग सब टॉपिक्स में बेटा बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं गैल्वेनिक सेल को। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में बहुत सारी चीज आती है, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा सेल जो या तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे या इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करे। तो दो तरीके का, एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। तो पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल को। इसमें काफी चीजें पढ़ने को मिलेंगी हमें कि इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, गैल्वेनिक सेल बनता है। सॉल्ट ब्रिज इसके अंदर पढ़ेंगे कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका क्या फंक्शनिंग है, किस तरीके से काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल में देखने वाले हम लोग, जैसे मेन हेडिंग की मैं बात करूं, फिर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। थर्ड बात करूं मैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, जिसे हम लोग नस्ट इक्वेशन बोलते हैं, जो इस चैप्टर की जान है। नस्ट इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये इस चैप्टर की क्या है, जान है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर हमारा डिपेंड करता है। नस्ट इक्वेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है,
वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ ईपी जो है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ईपी लिख रहा हूं, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो बस मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूं क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर के अंदर। फोर्थ पार्ट की बात करो आप बेटा, तो नस्ट इक्वेशन को हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। हमारे पास सेल बनेगा, हाफ सेल बनेगा, तो हाफ सेल देखने वाले हैं। हाफ सेल क्या होता है, हाफ सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन किस तरीके से लिखा जाता है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हम लोग हाफ सेल के बारे में सब देखने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरीके से होता है रिप्रेजेंटेशन, फिर इसके ऊपर नस्ट इक्वेशन कैसे लगाया जाता है, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, ठीक है, नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, ये सब देखने वाले हैं। इसी तरीके से अगले पॉइंट की बात करूं मैं, तो हाफ सेल के बाद आप कंप्लीट सेल भी देखने वाले हैं। कंप्लीट सेल, कंप्लीट हाफ गैल्वेनिक सेल और कंप्लीट गैल्वेनिक सेल है, बेसिकली गैल्वेनिक सेल के अंदर के ही पार्ट्स चलेंगे ये सब चीजें। कंप्लीट सेल में भी यही चीज, रिप्रेजेंटेशन, नस्ट इक्वेशन किस तरीके से लगाना है हमें, कंप्लीट सेल के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको, ठीक है। ये सब हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे। आप सेल को समझने के बाद हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चैप्टर का मैं अभी से एक लेआउट आपको दे देता हूं कि क्या क्या हमें इस चैप्टर में देखना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, SHE जिसको बोलेंगे, या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसे, उसे समझेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी, ECS जिसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद बात करूं मैं, तो हमें कंसंट्रेशन सेल को, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी इस चैप्टर की पूरी जान नस्ट इक्वेशन में बैठी हुई है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करूं तो हम लोग टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा वो कौन सा है, कंसंट्रेशन सेल को देखेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। तो एक मैं लेआउट दे देता हूं आपको ताकि ध्यान में रहे क्या क्या देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल के बाद 9th पॉइंट की बात करूं अगर मैं, है ना, तो हम लोग गैल्वेनिक सेल को टाइप्स में देखेंगे जिसमें बेसिकली कंसंट्रेशन सेल को देखोगे। उसके बाद बात करें हम लोग, तो हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड भी देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बनते हैं वो देखेंगे हम लोग। और लास्ट एक और चीज की बात करो इसमें 10 पॉइंट की, तो हम लोग इसका थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल का क्या थर्मोडायनेमिक्स है, और थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है बेसिकली कि उसके अंदर हम लोग डेल्टा जी किस तरीके से होगा, डेल्टा एस सेल का क्या होता है, सेल का वर्किंग किस तरीके से चेक करेंगे, कितना वर्क किया है, ये सब देखेंगे। तो ये बेसिकली ये सब पॉइंट्स हमारे गैल्वेनिक सेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। बाकी यही पार्ट सबसे बड़ा, इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप अगली बात करूं अगर मैं, तो हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आ जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बेटा ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वालिटेटिव अप्रोच मतलब एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, और एक और चीज देखते हैं हम लोग फैराडेज लॉ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो हमें क्या पढ़ना होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेसिकली इसमें क्या देखना है हमको, फैराडेज लॉ को देखना है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो छोटा सा ही पार्ट है, 1 से लेकर 10 पॉइंट तक गैल्वेनिक सेल है, फिर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में 2 चीजें देखनी है, और लास्ट पार्ट हमारा होगा चैप्टर का कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन में कंडक्टेंस किस तरीके से देखना है, मतलब कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ये सब चीजें समझेंगे। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारे लिए होता है बेटा कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ। तो मैंने आपको एक चैप्टर का बस ब्रीफ आइडिया दे दिया, ये सब चीजें हम लोग जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ये सब चीजें हम लोग उसके अंदर देखने वाले हैं। अभी तो माइक चालू हुआ है,
तो ये सब हम लोग चीजें उसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा अपना गैल्वेनिक सेल को। हम लोगों को क्या पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल। तो पहले मैं सेल के टाइप्स जो होते हैं वो दो तरीके के सेल होते हैं। एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और दूसरा सेल जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। तो हमें दो तरीके के सेलों को समझना है इसमें, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेल के टाइप्स डालने हैं बेसिकली, है ना। तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग यही डालेंगे, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हमारे चैप्टर का पहला हेडिंग, यही चीज से हम सीखने जा रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो दो तरीके का हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब अभी बताया, जो केमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो दो सेल देखना है। सबसे पहला सेल इसमें हमारा बेटा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक, जिसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं हम लोग। तो मैं तो गैल्वेनिक ही नाम देता हूं, वोल्टेइक सेल भी इसे हम लोग बोलते हैं। डैनियल सेल इसका एक स्पेशल फॉर्म होता है। गैल्वेनिक सेल ऐसा सेल होता है जिसके अंदर हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनिक सेल का मतलब है हमारे पास सेल इन विच रिएक्शन से मैंने बताया, केमिस्ट्री मतलब रिएक्शन, और रिएक्शन मतलब हमें रेडॉक्स देखना होता है। सेल इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन occurs due to which conversion of chemical energy into electrical energy takes place, ठीक है बेटा। तो बेसिकली गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपका जो भी आपका केमिकल एनर्जी है उसको मान लो C लिख देता हूं। तो केमिकल एनर्जी आपका किस में कन्वर्ट होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है गैल्वेनिक सेल के अंदर। और ये चूंकि स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब जानते हैं आप लोग, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अभी नहीं पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाएगा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो खुद से हो जाता हो, जो स्वतः होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब हिंदी में बोलते हैं स्वतः, जो खुद हो जाए। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जिसको हम खुद करवाते हैं, है ना। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स है। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ये केमिकल रिएक्शन खुद हो जाते हैं। आप देखो, आप जैसे इस सेल को, है ना, लगा देते हो, आप जैसे घड़ी की बटन सेल की बात करो, आप घड़ी में जैसे ही सेल को लगाते हो आपका सेल काम करना चालू कर देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस खुद ही चालू हो जाते हैं। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिव्स फ्री एनर्जी, जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, डेल्टा जी, ये हमारा क्या होता है, लेस देन जीरो। जो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में थोड़ा आइडिया दिया है, तो थर्मो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन जीरो होता है। तो ये बेटा हमारा पहले टाइप का पहला सेल था, कौन सा, गैल्वेनिक सेल। सेकंड सेल की बात करो तो सेकंड सेल हमारे पास होता है आपका, ये फर्स्ट सेल था, सेकंड सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्पॉन्टेनियस की जगह क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और केमिकल टू इलेक्ट्रिकल जा रहा था तो वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जाने लगता है। जो इन्वर्टर है आपका, मैंने बताया ना, दोनों तरह काम करता है। वो गैल्वेनिक की तरह भी काम करता है और वो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह भी काम करता है। गैल्वेनिक की तरह मतलब केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, कब, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब लाइट रहती है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहता है, तो उसके अंदर वो क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज के समय वो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही लिखेंगे हम लोग, सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों बोल रहा हूं मैं बेटा, क्योंकि
हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अगर लाइट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए आपके घर से, तब वो चार्ज होने वाला नहीं है, मतलब वो हमारा, इसीलिए उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं। सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन occurs due to which नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स, क्यों होगा? बाई सप्लाइंग ऑफ, है ना, बाई सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, बाई सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसको नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप करवा रहे हो, है ना, बाई सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, तो बेसिकली इसमें क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में तभी जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी आप खुद देंगे, और आप खुद दे रहे हैं तो उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, मतलब ये हमारे लिए कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो होता है बेटा, डेल्टा जी क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, और एक चीज और मैं बोलने के लिए बोल सकता हूं, यहां पे पावर जो होता है, पावर प्रोड्यूस्ड होता है, इसके अंदर पावर क्या होगा आपका? प्रोड्यूस्ड होगा, क्योंकि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जा रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो आप उल्टे पावर कंज्यूम कर रहे हो, है ना, उसके अंदर पावर को दे रहे हैं, तो पावर कंज्यूम्ड यहां पे लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिक यही 3 डिफरेंस ध्यान रखना कि गैल्वेनिक सेल में सीई में जाता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियस होता है, तो डेल्टा जी 0 से छोटा होगा और पावर इसमें प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या है, यही डिफरेंस ऑफ पॉइंट भी है इनके बीच में। इलेक्ट्रोलाइटिक में ई किस में जाएगा? सी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ग्रेटर देन 0, और पावर इसमें कंज्यूम होगा। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों बोले? क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी तो फिर ये चार्ज होने वाला नहीं है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ऊपर वाला प्रोसेस कैसा था बेटा? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आप सेल को जैसे ही डालते हो तुरंत केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट पार्ट गैल्वेनिक सेल, और उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। तो हम लोग सबसे पहला अपना ले लेते हैं कौन सा? गैल्वेनिक सेल के बारे में, कि गैल्वेनिक सेल क्या है, किस तरीके। गैल्वेनिक सेल तो हम समझ चुके हैं क्या है, किस तरीके से है, और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, कैसे साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई ऐसा सेल बना सकते हैं जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो सबसे पहले साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया कैसा आया बेटा कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। तो उसे मैं समझाता हूं पहले, फिर हम लोग उसके कंस्ट्रक्शन को समझेंगे कि कैसे बना। तो देखो बेसिकली क्या था कि एक कंटेनर लिया उन्होंने, कंटेनर के अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, एक्वस CuSO4 का हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर में बेटा एक जिंक की रॉड को डिप करके रख दिया। इसके अंदर एक हमने जिंक की रॉड को, इसके अंदर हमने क्या लिया? एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन लिया है, और इसके अंदर ये जो रॉड डाला जा रहा है किसका रॉड है बेटा? जिंक मेटल का। जिंक मेटल की रॉड को क्या किया? इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रख दिया था। तो क्या हुआ था? वो ऑब्जर्वेशन मिला और उसके हिसाब से उन्होंने कंक्लूजन दिया। तो हम लोग यही कह रहे हैं, व्हेन क्या देखा था, किस तरीके से हुआ था? व्हेन ए जिंक रॉड इज प्लेस्ड in a container containing an aqueous CuSO4 solution, then following observation observed। क्या क्या मिला था वो लिख रहा हूं मैं, then following
ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व्ड, कि कौन कौन से उनको ऑब्जर्वेशन मिले थे और क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला है ना। तो देखो जो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था बेटा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहीं पे लिख रहा हूं मैं, जो उन्होंने सबसे पहला देखा, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जो जिंक की रॉड था उसका वेट लगातार कम हो रहा था। तो वेट ऑफ रॉड, पहला ऑब्जर्वेशन यही था, वेट ऑफ रॉड, वेट ऑफ जिंक रॉड, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज, है ना। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आया, ठीक है। तो सबसे पहला देखा वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज। ये कैसे पता चला जिंक की रॉड का वेट कम हो रहा है? तो बेटा इसका शेप चेंज हो रहा था, लगातार शेप क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, डिप्लेट होता जा रहा था, उसके ऊपर से लेयर्स कम होते जा रहे थे। तो इससे पहला देखा ऑब्जर्वेशन वेट ऑफ जिंक रॉड चेंजेज डिक्रीजेज। सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन था, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है बेटा ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का सॉल्यूशन होता है? Cu+2, है ना। Cu+2 हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जब क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो उसमें बताया जाएगा। पानी का टेस्ट यही होता है, अगर कॉपर Cu+2 आयन है उसके अंदर आप वाटर डालो तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये इनिशियली सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन यही था कि ये ब्लू कलर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। धुंधला होने का मतलब ये ब्लू कलर धीरे धीरे फेड हो रहा था, कम होता जा रहा था, धुंधला पड़ता जा रहा था। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, धुंधला पड़ता जा रहा था, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन था। थर्ड ऑब्जर्वेशन जो था बेटा, उन्होंने देखा कि नीचे बॉटम में एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा था। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, पीपीटी, कलेक्टेड एट बॉटम ऑफ कंटेनर। तो कलेक्टेड एट बॉटम लिख देता हूं मैं, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कलेक्टेड एट बॉटम। और लास्ट ऑब्जर्वेशन था बेटा, जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन था, कि ये थोड़ा सा सॉल्यूशन हमारा गर्म हो गया था। तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, ठीक। तो ये हमारे थे बेटा, ये सब ऑब्जर्वेशन था। और इन ऑब्जर्वेशन को देखते हुए साइंटिस्ट ने क्या आइडिया लगाया, क्या कंक्लूजन मिला? सबसे पहला उन्होंने देखा कि वेट ऑफ रॉड डिक्रीज होने का रीजन क्या है, क्यों वेट ऑफ जिंक रॉड कम हो रहा है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा था, जिंक रॉड के अंदर से जिंक के एटम, जो जिंक रॉड है, जिंक के अंदर से जिंक के एटम क्या हो रहे थे, Zn+2 के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर जा रहे थे, जिसकी वजह से इसका वेट क्या होता जा रहा था, कम। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन से ये कंक्लूजन था कि जो जिंक का सॉलिड मेटल है, हमारा पहले पार्ट का जिंक का जो सॉलिड मेटल है, ये बेटा हमारा Zn+2 के फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा था और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। तो आप देख सकते हो क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ चुका है। मतलब बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ Zn। सबसे पहले क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल का हुआ था। सेकंड देखा, सेकंड पहले पॉइंट का ये ऑब्जर्वेशन था, पहला इस वजह से हो रहा था, जिंक में से जिंक एटम निकलते जा रहे थे। सेकंड था ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन धीरे धीरे हल्का होता जा रहा था। इसका क्या रीजन था, तो ब्लू कलर किसकी वजह से था, Cu+2 आयन की वजह से। तो ये जो Cu+2 आयन का अगर कंसंट्रेशन आप कम करेंगे तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला होता जाएगा। तो जो सेकंड पॉइंट का ऑब्जर्वेशन था, मतलब ब्लू कलर कम होने का मतलब हो गया कि इसके अंदर Cu+2 आयन धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और वो खत्म कैसे होता है कि यही Cu+2 आयन जो एक्वस फॉर्म में है बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए ना, इनको ये गेन करता है, इमीडिएटली गेन करेगा और ये गेन करके किस में कन्वर्ट होता है, Cu सॉलिड के अंदर। तो ये देखो, ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन हो गया, +2 से 0 में गया। तो दिस इज नथिंग बट द रिडक्शन ऑफ Cu+2। इस चैप्टर में रेडॉक्स की जरूरत खूब पड़ने वाली है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हमें डील करना है। तो ये सब आपको बेसिक आइडिया 11th के मेरे हिसाब से है आपको, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट कलेक्टेड एट बॉटम। बॉटम पे कौन सा मिला था, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी। इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, तो देखो बेटा, जो कॉपर सॉल्यूशन में बेटा तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu सॉलिड में। और अगर आपको पता हो तो जो Cu सॉलिड होता है ये बेटा रेडिश ब्राउन कलर का ही होता है आपका, रेडिश ब्राउन
कलर का होता है। आपने देखा होगा तांबे के बर्तन जो होते हैं, तांबे के बर्तन घर पे होंगे, देखना हो तांबे के बर्तन किस कलर में दिखते हैं, रेडिश ब्राउन कलर में। तो जो रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी नीचे दिख रहा था उनको, वो पीपीटी बेसिकली नथिंग बट द, ये कौन सी चीज थी, यही कॉपर जो सॉल्यूशन के अंदर +2 में था, वो किस में जा रहा था, कॉपर सॉलिड में, उसी का रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें नीचे दिखाई देता था। और लास्ट पार्ट, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने का रीजन क्या है, तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ने का मतलब है बेटा यहां पे हीट रिलीज हुई है, हीट एनर्जी बोलूं, हीट एनर्जी रिलीज। अगर हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बेसिकली ये हीट एनर्जी रिलीज ही क्यों हुई है, क्योंकि इसके अंदर एक रेडॉक्स रिएक्शन हो चुका है, ऑक्सीडेशन भी हो चुका है, रिडक्शन भी हो चुका है, इस वजह से सॉल्यूशन के अंदर से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो अगर फाइनली हम लोग देखें तो हमारा सॉल्यूशन में क्या होने वाला है बेटा, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो सेकंड हमारा हो रहा है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, वो कॉपर जो एक्वस फॉर्म में पड़ा है सॉल्यूशन में, इसने इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और तुरंत किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर सॉलिड में। तो आप देखो एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक रिडक्शन हुआ, और चूंकि दोनों एक ही कंटेनर में हो रहे हैं तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद आपको देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं दिखने वाले नहीं है। तो फाइनल रिएक्शन Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स क्या हो जाएगा आपका, Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन हुई बेटा है ना, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, और इसी रेडॉक्स रिएक्शन में हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो चुका है, थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस। देखो क्या हमें इसके लिए कुछ कराना पड़ा है, नहीं, ये खुद हो रहा है, हमने बस जिंक की रॉड को उठा के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख दिया है, ये सब खुद हो रहा है, इसीलिए कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। तो दिस इज नथिंग बट द स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्यों, क्योंकि एक ही चैम्बर के अंदर हो रहा है ना, अभी मैं इनडायरेक्ट समझाऊंगा, डायरेक्ट का मतलब एक ही में हो, स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारे लिए रेडॉक्स रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है। और हीट रिलीज का मीनिंग समझ गए, क्योंकि इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर मैं पूछूं कि इस कंटेनर की आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई देगा इसके अंदर सिचुएशन, तो आपका सिचुएशन कैसा हो जाएगा बेटा, ये कंटेनर ही है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद आप देखेंगे तो इस कंटेनर के अंदर ये जो जिंक की रॉड थी बेटा, देखो ये तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 आपका रहेगा, जो पहले आपका डार्क ब्लू में रहेगा, बाद में थोड़ा लाइट ब्लू हो जाएगा, थोड़ा सा कलर कम हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है। जो जिंक की रॉड है इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसका शेप थोड़ा सा बेटा क्या होगा, चेंजेज हो जाएगा। जैसे इस तरीके से देखो, थोड़ा सा जिंक मेटल का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वो स्ट्रेट था इस तरीके से, बाद में उसका शेप थोड़ा सा चेंज होगा, कुछ इसके अंदर से जिंक एटम बाहर निकल के जा चुके हैं। और यहाँ पे बॉटम में आप देखोगे, यहाँ पे बॉटम में हमें ये रेडिश ब्राउन पीपीटी दिखाई देगा आपको, रेडिश ब्राउन पीपीटी। तो रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आपको यहां पे दिखाई देगा, और ये आपका जिंक का रॉड है, जिसका शेप थोड़ा सा हुलिया पहले से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, क्योंकि कुछ जिंक रॉड क्यों डिक्रीज हुआ, शेप चेंज हो गया, इससे पता चला। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको नीचे दिखाई देगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन थोड़ा सा अब हल्का हो चुका होगा। और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा, इसके अंदर कोई लाके आप बेटा इस तरीके से थर्मोमीटर डाल दो। अब मुझे थर्मोमीटर तो नहीं उतना अच्छा बना पाऊंगा, जस्ट मैं एक रफ स्केच दे देता हूं आपको। इस तरीके से आप कोई इसके अंदर थर्मोमीटर डालें, ये मेरे लिए थर्मोमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोमीटर है। तो ये थर्मोमीटर आपका क्या करेगा, टेम्परेचर नापने का काम करेगा। तो इस तरीके का ऑब्जर्वेशन मिला था, और यहीं से साइंटिस्ट को आइडिया लगा था थोड़ा सा कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो अभी हो क्या रहा है यहाँ पे, इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है।
इस हीट एनर्जी रिलीज को अभी कोई यूजफुल वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एनर्जी तो रिलीज हो रही है, हीट इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी तो एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर जो भी हीट हुआ कुछ समय के बाद सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ठंडा हो जाएगा। जैसे आप गर्म चाय ले लिए तो गर्म चाय को थोड़ी देर खुला रख दो तो उसके अंदर एनर्जी तो है, लेकिन उसका कोई यूजफुल वर्क आप अभी आउटपुट नहीं ले पा रहे, वो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये इसको एक कंटेनर में अभी करवा रहा हूं मैं, तो इसमें जो भी हीट रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो गया, हमारा किसी काम में नहीं आया। इसी हीट एनर्जी को किस तरीके से हम लोग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सके, तो उसके लिए उन्होंने सोचा ये चीज जो हमने एक चैम्बर में करवाया, जो हमने डायरेक्ट तरीके से करा, इसको डायरेक्ट ना करा के इनडायरेक्ट करा जाए। इनडायरेक्ट से क्या मीनिंग है, आप ऑक्सीडेशन अलग चैम्बर में करवाओ और रिडक्शन को अलग कंटेनर में, एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन करवा दो, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन, और उसको एक वायर के थ्रू क्या कर दो, जोड़ दो। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के बाद निकल रहा था उसको इमीडिएटली कॉपर ले रहा था। अगर मैं इन दोनों को दो अलग सेपरेट कंटेनर में करा दूं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट किया है तो वो इलेक्ट्रॉन उस वायर के थ्रू पास होके उसको गेन होगा, इमीडिएटली गेन नहीं हो पाएगा। और किसी भी वायर में अगर बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाने का मतलब ही हो गया कि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो ही जाएगा, क्योंकि मेटेलिक वायर में अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है, और अगर करंट का फ्लो हो गया तो मतलब हमने जो भी हीट एनर्जी यहां पे निकल रही थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा क्या बन गया, गैल्वेनिक सेल। समझ गए हम लोग। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन अब देख लेते हैं, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन है। आई होप कि ये समझ में आ गया, क्या इससे आइडिया लगा क्या किया उन्होंने। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुआ था। आइडिया तो लग गया हमें कि दो अलग अलग कंटेनर में करवाएंगे, ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में, रिडक्शन अलग कंटेनर में। मतलब अब मैं डायरेक्ट रेडॉक्स ना करवा के कैसा करवाऊंगा बेटा, इनडायरेक्ट रेडॉक्स करवाऊंगा। ये डायरेक्ट रेडॉक्स क्यों था, क्योंकि सेम कंटेनर में था। तो इसके लिए थोड़ा सा पेज आप बड़ा लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, क्योंकि काफी भयंकर फोटो आने जा रहा है हमारे पास गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में। तो आप पेज में कहूंगा कि आप बड़ा सा लीजिएगा जरा, है ना। तो हम लोग देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ था। देखो बेटा, इसके लिए दो चैम्बर लेना है हमें, जो हम लोग अभी एक ही में करवा रहे थे, अब मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को दो सेपरेट पार्ट में कराऊंगा। दिस इज आवर फर्स्ट, है ना, और हमने एक सेकंड यहां पे ले लिया। थोड़ा सा लार्ज पेज चाहिए आपको, भी जगह ज्यादा लेना है क्योंकि सारे डिटेलिंग में इसी के अंदर यहीं पे आपको समझाने वाला हूं। तो दो कंटेनर हम लोग ले लिए। पहले कंटेनर में बेटा हम लोगों ने जिंक की रॉड को डिप करा दिया। ये देखो, ये आपका दिस इज नथिंग बट द एक्वस, ये क्या है, एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन है। ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, और ये आपका कौन सा रॉड है, जिंक का रॉड है। ये रॉड किसका है, जिंक का रॉड। तो इसमें एक सॉल्यूशन में डिप करा के रखा है, और सेकंड मैंने ले लिया यहां पे, सेकंड आपका कॉपर की रॉड को ले लिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये आपका एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन है, और इसके अंदर हमने बेटा डिप करा के रख दिया किसको, कॉपर को, कॉपर की रॉड को। और इन दोनों को हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया जाए। तो देखो, ये आपका जिंक का रॉड है। तो जिंक और कॉपर की रॉड को हमने क्या किया, एक वायर के थ्रू कनेक्ट करा दिया। बीच में हमने यहां पे बेटा एक बल्ब लगाया है ना, ये आप देखेंगे इस तरीके से फिजिक्स में बल्ब को दिखाया जाता है। तो हम लोगों ने बीच में क्या लगा दिया, बल्ब लगा दिया, ताकि बल्ब जब ग्लो करेगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ करंट पास हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पे बीच में हमने बल्ब लगा दिया। दिस इज नेगेटिव, मतलब ये क्या हमारा कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। और इस तरीके का आप जो रेडॉक्स हम करवा रहे हैं, इसको डायरेक्ट रेडॉक्स ना बोल के इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट रेडॉक्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन।
क्यों? इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन अलग चैम्बर में होने वाला है, रिडक्शन अलग चैम्बर में, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट, इन सेपरेट कह दो, डिफरेंट की जगह इन सेपरेट कंटेनर, ठीक है। तो देखो अब इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, अभी जो जिंक की टेंडेंसी थी, जिंक की क्या टेंडेंसी थी? ऑक्सीडाइज होने की। क्यों जिंक ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर क्यों रिड्यूस होगा, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के अभी, कि ऑस्मोटिक प्रेशर, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ाऊंगा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन प्रेशर कैसे रोल प्ले करते हैं। तो जिंक की अभी भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रहेगी। तो बेटा जो इस रॉड के अंदर जिंक का मेटल होगा, जो जिंक का एटम होगा, ये जिंक क्या करेगा? सॉल्यूशन के अंदर, ये देखो यहां लिख रहा हूं मैं, साथ में लिखते हुए चलूंगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में है रॉड के अंदर, ये जिंक सॉलिड फॉर्म से एक्वस फॉर्म में आएगा, किसके फॉर्म में? Zn+2 में। तो ये सॉल्यूशन में चला गया है Zn+2 एक्वस फॉर्म में, और जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करेगा? इस रॉड के अंदर छोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस रॉड के अंदर? ये जिंक का एटम था, Zn+2 में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर क्या किया? इसने छोड़ दिया। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कहां जा रहे हैं? इनटू रॉड, ठीक है। कंस्ट्रक्शन को ढंग से समझ लेना क्योंकि पूरी चीजें इसी पे डिपेंड है। तो ये इनटू रॉड, रॉड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गया, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आया रॉड के अंदर, इस वायर के थ्रू वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? पास करेगा। तो अब ये वायर के थ्रू पास होता हुआ, मतलब बेसिकली ये क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूं मैं। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा है बेटा? लेफ्ट साइड से राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचेगा कॉपर के पास, तो कॉपर का काम क्या है? कॉपर का काम है रिड्यूस होना। तो कॉपर CuSO4 सॉल्यूशन में Cu+2 आयन तो मौजूद है बेटा, ये क्या करेंगे? जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये इस तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। देखो Cu+2 एक्वस है, जो इसने क्या किया? जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े थे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को CuSO4 सॉल्यूशन ने क्या किया? गेन किया। तो इन दोनों को उसने गेन किया, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? आपका Cu सॉलिड के फॉर्म में इस कॉपर की प्लेट पे क्या हो जाएगा? आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हमारा Cu सॉलिड के फॉर्म में यहां पे क्या हो जाएगा? आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले चैम्बर में आप देखो, पहले चैम्बर में आपका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। पहले में क्या हुआ है? आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। और सेकंड में देखो आपका क्या हुआ है? रिडक्शन। सेकंड में क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन अब ये सेपरेट चैम्बर में हुआ है, ऑक्सीडेशन अलग में, रिडक्शन अलग चैम्बर में। तो इस तरीके से हो गया। देखो अब बात करूं, अगर मैं इनिशियली बात किया जाए, इनिशियली जो ZnSO4 का सॉल्यूशन है, इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। इनिशियली जितना Zn+2 होगा उतना ही सल्फेट आयन रहेगा। मतलब इनिशियली ये कैसा रहेगा आपका? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इनिशियली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने वाला है। और बाद में जैसे ही आपने कनेक्ट किया है, तो अब यहां पे देखो आपका, यहां भी बात करो अगर मैं, तो पहले यहां पे बात की जाए, इनिशियली पहले बात कर लूं। इनिशियली क्या रहेगा बेटा? जितना Cu+2 आयन रहेगा उतना ही सल्फेट आयन रहेगा। तो इनिशियली आपको फिर दिखाई देगा Cu+2 का कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। इनिशियली मतलब ये भी क्या रहेगा हमारे लिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इनिशियली ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही, अब देखो, जैसे इसने जिंक ने Zn+2 छोड़ा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो आप देखो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इनिशियली तो दोनों बराबर थे बेटा, लेकिन जैसे जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, जिंक अपने क्या करेगा? Zn+2 एक्वस फॉर्म में छोड़ेगा। मतलब हमारा सॉल्यूशन किस तरीके का होता जा रहा है? पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है बेटा? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और यहां पे भी देखो आपका Cu+2 आयन सॉल्यूशन से निकल के जा रहा है। इनिशियली दोनों सेम थे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, लेकिन Cu+2 आयन जैसे जैसे उठ के जा रहा है, तो इसके अंदर मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन हमारे लिए कैसा है बेटा? इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ता जा रहा है? निगेटिव। उसमें पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, यहाँ पे क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज इंक्रीज हो रहा है? आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है।
तो पहले हम लोग ये समझ गए पॉजिटिव मतलब अब जिस तरफ ध्यान रखना, जिस तरफ ऑक्सीडेशन होता है बेटा उसके रॉड के ऊपर, जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव की निगेटिव चार्ज। तो इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, निगेटिव चार्ज। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो चार्ज इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि Zn+2 सॉल्यूशन में गया। और ये रॉड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को अगर ये ले रहा है रॉड, तो इसका मतलब इस रॉड के ऊपर खुद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिधर ऑक्सीडेशन होता है उधर रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव, और सॉल्यूशन के अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जिस तरफ रिडक्शन होता है उसमें रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो पहले इतनी जानकारी हमें समझ में आ गई। ठीक, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ होगा बेटा तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा, और बल्ब जल गया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हाँ ये सेल हमारा काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, आपको कोई सेल दे दे और पूछे कि ये सेल काम कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, सेल लेते हो, सेल के ऊपर, सेल होना चाहिए यहाँ पे, सेल जैसे लेते हैं आप, तो सेल के ऊपर देखो तो आपका ऊपर देखो तो आपको इस तरीके से, जैसे साइड में इमेज बना दूं मैं, आप देखो तो इस तरीके से बटन सेल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो तो यहां पे देखो एक लगा रहता है इस तरीके से कैप टाइप का, तो आप देखना कैप के ऊपर आपका प्लस लिखा रहता है, और जो नीचे वाला प्लेट होता है उसके ऊपर आप देखना तो माइनस लिखा रहता है। इस तरीके का होता है बटन सेल, हमारे बटन सेल बोल रहा हूं, पेंसिल सेल। तो ऊपर वाला जो होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। और मुझे चेक करना है कोई बल्ब चल रहा है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूं, इससे वायर लगाया, यहां से वायर निकाला और बीच में लाके हमने किसको लगा दिया, बल्ब को। और जैसे बल्ब को लगा देते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमें पता है नेगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ जाएगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल में, और सर्किट कंप्लीट है और सेल वर्किंग में होगा तो ये बल्ब तुरंत क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। जैसे आप सर्किट कंप्लीट कराते हैं बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो। सेम सिचुएशन यहां भी है। देखो ये रॉड कैसा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बॉटम वाला पोर्शन हो गया इसका, ठीक है। और ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, कैप वाला पोर्शन, वो कैसा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से फ्लो करेगा तुरंत ये बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। और बल्ब ग्लो कर गया मतलब हमने केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से बल्ब ग्लो होता है, ये आप पकड़ लेते हैं, इस तरीके से पहचानते हैं। तो नॉर्मली जो सेल लेकर आते हैं बेटा हम दुकान से खरीद के, जैसे ये निप्पो का सेल आता है, एवरेडी का आता है, बहुत सारे आते हैं। तो ये पेंसिल सेल देखो नॉर्मली आप, अगर जैसे मैं माइक में यूज करता हूं, तो अगर मैं कोई सेल ऐसे खरीद के ले आया तो वो सेल हार्डली 2-3 क्लास चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है 2-3 घंटे के बाद। अगर आप उसी सेल को घड़ी में लगा दें, दीवाल घड़ी के अंदर, तो दीवाल घड़ी में वो सेल आपका 6-7-8 महीने तक चल जाता है लगभग। और आप रिमोट में लगा दें अगर, तो रिमोट के अंदर तो टीवी देखने के लिए या चैनल चेंज करने वाले रिमोट में, तो आपका मोस्टली 1 आवर से भी ज्यादा चल जाता है, 1 ईयर से भी ज्यादा, 1 आवर बोल दिया, 1 ईयर से भी ज्यादा आपका चल जाता है। तो 1-8 साल से ज्यादा चल जाता है। और फिर भी हम लोगों की आदत तो वही है कि उसको अगर वो खत्म भी होने लगता है तो ठोक ठोक के, है ना, ठोक ठोक के चलाने की आदत होती है। ये केवल आपकी नहीं आदत, सबकी होती है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग ही करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लोग भी करते हैं, वो ठोक ठोक के चलाने वाली आदत सबकी है। ठोकने का पर्पज ही क्या होता है, देखो उस सेल को ठोक ठोक करने से मतलब क्या होता है, बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ठोकने से ये मीनिंग है उसका कि उसके अंदर कोई आयन वायन इधर उधर दब गया हो, किसी आयन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जैसे आप उसको ठोकेंगे वो आयन में मूवमेंट आ जाएगा। देखो ये फ्लो क्यों हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों हो रहा था, इस आयन की वजह से ही हो रहा था। और सेल काम करना तब बंद कर देगा जब इन आयंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन बंद हो जाए। अगर इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन बंद हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। तो सेल को ठोकने का मतलब क्या है, जैसे ही सेल को हम लोग ठोकते हैं, है ना, पीटते पाटते हैं, उसको रगड़ते हैं, गर्म करते हैं, उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनको क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो हो सकता है फिर से आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा और सेल आपका ऑपरेट कर जाएगा, है ना। तो ये होता है बेसिकली ठोकने का पर्पज कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स या आयंस जो भी हमारे कंसंट्रेशन दबे हुए हैं वो क्या होंगे, काम करना शुरू कर देंगे। अब बात की जाए जो हमने सेल बनाया है इस सेल के बारे में, तो ये सेल भी जो मैंने अभी कंस्ट्रक्ट किया, ये सेल भी आपका मुश्किल से 3-4 मिनट चलेगा, उसके बाद ये चलने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा सर ऐसा क्यों, तो देखो ये सेल बेटा हार्डली 3 to 4 मिनट्स वर्क करता है। रीजन क्या है इसका, देखो
जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 आयन सॉल्यूशन के अंदर छोड़ा, मतलब सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज एक अमाउंट से ज्यादा हो गया है ना, पॉजिटिव चार्ज आपका सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा ही हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन को यहां से पास होने ही नहीं देगा, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देगा, और पास नहीं होगा तो फिर सर्किट तो काम करना हमारा बंद कर दिया सेल ने। इधर भी समझो, निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में बहुत बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को यहां से आने नहीं देगा, क्योंकि निगेटिव निगेटिव में तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो निगेटिव चार्ज अगर सॉल्यूशन के अंदर बढ़ता जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, मतलब रिपल्सन ज्यादा होगा। इस वजह से ये सेल हमारा 3 से 4 मिनट काम करता है, उसके बाद ये सेल क्या करेगा काम करना बंद कर देगा। तो आप देखना कभी भी, है ना, जैसे आप एक सेल लेना घर पे, उसको तोड़ के देखना, तो ये जो कैप वाला पोर्शन है ये नीचे जाके जुड़ा होता है, तो आप देखोगे एक प्लेट लगी रहती है ना, एक मेम्ब्रेन लगा रहता है, पेपर जैसा आप देखोगे तो सेमी लिक्विड स्टेट में एक मेम्ब्रेन लगा रहता है उसके अंदर। उस मेम्ब्रेन का काम क्या है, वो मेम्ब्रेन ही हमें कंटिन्यूअस सप्लाई करने का काम देता है, उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। वो जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो मैं इस सिस्टम को, इस सेल को काम करवाने के लिए एक ऐसा सब्सटेंस चाहूंगा कि जिसका काम क्या हो कि इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करे, न्यूट्रलाइज करे, और इस निगेटिव चार्ज को, जो इसके अंदर निगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, उसको भी क्या करे, न्यूट्रलाइज करे। और ऐसा जो हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल है उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और बिना सॉल्ट ब्रिज के कोई सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज हमें लगानी पड़ेगी बेटा, और वो एक्स्ट्रा चीज ही हमारे लिए क्या कहलाती है, सॉल्ट ब्रिज, जो यू शेप का है ना, यू शेप का इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होता है इसका। देखो इस तरीके से इसके अंदर हमारे पास क्या लगता है, एक आके सॉल्ट ब्रिज को अटैच करते हैं। तो देखो यहां पे बेटा इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और इसका काम क्या है, इस सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज का केवल और केवल इतना सा काम है कि अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है तो ये एक निगेटिव आयन दे दे, ताकि ये क्या करे, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। और यहां निगेटिव चार्ज इस सॉल्यूशन में बढ़ता जा रहा है तो ये सॉल्ट ब्रिज हमें एक पॉजिटिव आयन दे दे, ताकि वो सॉल्यूशन को क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो बेसिक हमारा काम यही है कि हमें चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो देखो क्या होगा, जैसे आप देखो इसके पहले यहां पे क्या लगा आपका, इसके अंदर जो भरते हैं हम लोग सेमी लिक्विड, इसके अंदर हम लोग सेमी लिक्विड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। कोई क्या लिया जाता है बेटा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर सेमी लिक्विड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया जाता है किसी, और किसी सेमी लिक्विड में क्यों लेते हैं, ताकि उसका फ्लो क्या हो, काफी इजी हो। तो जैसे हम लोगों ने सपोज करो अगर KCl को ले लिया, तो KCl बेटा किस में टूटेगा, K+ और Cl-। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं, आयनिक में पढ़ा हमने। तो अगर K+ और Cl- दे देगा तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या रहेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जैसे ही बढ़ेगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ये तुरंत अपने यहां कॉटन वूल लगा होता है, यहां से क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को भेजेगा। निगेटिव चार्ज मतलब किसको भेजेगा बेटा, Cl-। तो इस तरफ किसका मूवमेंट होता है, Cl- का, निगेटिव चार्ज का, मतलब एनायन का। और इस तरफ यही सॉल्ट ब्रिज का काम क्या रहेगा, इस सॉल्यूशन में जैसे निगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो निगेटिव चार्ज को इंक्रीज करने के लिए ये कौन से आयन को दे देगा, यहाँ पे केटाइन दे देगा, मतलब बेसिकली किसको दे देगा, K+ को। तो इस तरफ किसका मूव हो जाएगा, केटाइन का। तो जैसे ही आपका पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में बढ़ेगा, सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, तुरंत आपको निगेटिव आयन दे देगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा। जितना पॉजिटिव बढ़ेगा, जैसे 2 पॉजिटिव है तो 2 क्लोराइड आयन आ जाएंगे। तो विदाउट सॉल्ट ब्रिज कोई भी हमारा सेल सर्किट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये सॉल्ट ब्रिज का रोल आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। अब जाके अब हमारा सेल है ना चल सकता है। कब तक चलेगा सेल, अब ये सेल हमारा तब तक ऑपरेट हो सकता है जब तक कि पूरी तरह ये रॉड खत्म ही ना हो जाए, क्योंकि ये रॉड तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस Zn+2 निकल रहा है ना इसमें से एटम। तो या तो पूरी रॉड ही खत्म हो जाए, या तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरे हैं वो खत्म ना हो जाए, है ना। तो या तो रॉड खराब हो जाए या तो इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाए, तो सेल काम करना बंद करेगा, नहीं तो ये सेल हमारा काम करता रहेगा। तो ये हमारा पूरा इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, इस तरीके से हमारा बनता है, ठीक है। तो अब ध्यान क्या क्या रखना है बेटा, तो इनिशियली न्यूट्रल है, ये सब मैंने बता दिया, इनिशियली न्यूट्रल होता है, बाद में पॉजिटिव चार्ज, उस तरफ कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। आप देख सकते हो जिंक एटम निकल रहा है यहां से, तो बेटा यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ रॉड, वेट ऑफ रॉड जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेज,
यहाँ पे रॉड का वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पे बोलो, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड क्या होगा बेटा, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेज, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है तो वेट ऑफ रॉड वहां पे बढ़ेगा, यहाँ पे वेट ऑफ रॉड क्या होगा, कम होगा। ये जो हमने डाला है इसके अंदर, तो देखो एनायन किधर मूव हो रहा है बेटा, एनायन मूव होता है। हाँ अब देखो एक चीज और बता दूं, एक और टर्म आता है हमारे पास, जिधर ऑक्सीडेशन होता है, जिधर ऑक्सीडेशन, उस टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं। जिधर ऑक्सीडेशन होता है उस टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनोड। जिस तरफ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाला टर्मिनल हमेशा ही क्या होता है, एनोड। तो इस वाले प्लेट को हम लोग एनोड बोलते हैं, और जिधर आपका रिडक्शन होता है उस वाले टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। उस टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। आपने आई होप कि कैथोड एनोड शब्द सुने हैं, है ना, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। जिधर रिडक्शन होगा कैथोड, जिधर ऑक्सीडेशन होता है उस रॉड को क्या बोलते हैं, एनोड। तो आप देख सकते हैं एनायन किधर आ रहा है, एनोड की तरफ। तो जो एनायन है ना, मूवमेंट ऑफ एनायन, मूवमेंट ऑफ एनायन, मूवमेंट ऑफ एनायन जो है वो किधर जा रहा है बेटा, एनोड की तरफ। और बात किया जाए मूवमेंट ऑफ केटायन, मूवमेंट ऑफ केटायन, तो केटायन किधर जा रहा है बेटा आपका, कैथोड की तरफ जाएगा। सी की तरफ जाता है, ए की तरफ जाता है, एनायन एनोड की तरफ और केटायन कैथोड की तरफ। और देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से है बेटा, लेफ्ट टू राइट है। तो हमें पता है करंट का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो फ्लो ऑफ करंट की बात करूं, ये लिख देता हूं मैं, फ्लो ऑफ करंट। तो जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो कहां से कहां होगा बेटा, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट है और फ्लो ऑफ करंट किधर से होगा, राइट टू लेफ्ट। राइट डायरेक्शन से किधर आएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ आएंगे। तो आपका किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारा फ्लो ऑफ करंट देख लिया, मूवमेंट ऑफ एनायन एनोड की तरफ, मूवमेंट ऑफ केटायन कैथोड की तरफ। इसको एनोड बोलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको इस टॉपिक में ध्यान रखना है पहले ही दिन में। देखो ये हमारा लेफ्ट साइड में मौजूद है और इसको एनोड बोलते हैं। तो केवल आधे पोर्शन को देखोगे तो इसको एनोड हाफ सेल बोलते हैं, इस आधे पोर्शन को देखोगे बेटा तो इसे कैथोड हाफ सेल बोलते हैं। तो इनके नाम भी लिख लेते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। ठीक है, इसको एनोड हाफ सेल भी बोला जाता है। चूंकि इसके ऊपर निगेटिव चार्ज मौजूद है तो इसको हम लोग निगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल। तो ये निगेटिव साइड में मौजूद है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव हाफ सेल। और चूंकि यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस वाले पोर्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये आपका लेफ्ट साइड में मौजूद है इसीलिए हम लोग लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं इसे। क्या क्या, देखो ये चार नाम है, चारों नाम ध्यान रखना। तो जैसे इसके चार नाम उसी तरीके से इसके चार नाम क्या होंगे बेटा, जैसे वो एनोड हाफ सेल था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल। और दोनों को मिला दोगे तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल कहलाएगा। ये हाफ सेल हो गया कैथोड हाफ सेल। वो निगेटिव हाफ सेल था तो ये कैसा है बेटा आपका, पॉजिटिव हाफ सेल। ये आपका कैसा है, पॉजिटिव हाफ सेल। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल था तो यहां पे क्या लिखोगे, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। और चूंकि यहां पे लेफ्ट साइड में मौजूद था तो लेफ्ट हाफ सेल, ये राइट साइड में मौजूद है तो इसको राइट हाफ सेल भी पुकारा जाता है। तो इतने सारे नाम में से कोई भी नाम दे दे आपको वैलिड है। तो आप ध्यान रखिएगा एनोड हाफ सेल इसका लर्निंग कोड है। इसको ध्यान रखने का तरीका होता है बेटा, इसे याद करने के लिए आप LOAN लोन वर्ड याद रख लो, है ना, तो इससे पूरा याद हो जाता है। लोन से ध्यान रखो, L का मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब क्या, एनोड, और N का मतलब क्या, निगेटिव। तो इससे आप ध्यान रखना कि हमेशा ऑक्सीडेशन लेफ्ट साइड में होगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पे होता है, एनोड पे। और एनोड कैसा टर्मिनल होगा, हमेशा निगेटिव टर्मिनल फॉर गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक का अलग हो जाता है केस, गैल्वेनिक के लिए हमको ध्यान रखना है, लोन कोड से याद रखना। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे होगा और निगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट किस तरीके का गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल हमारा बना है। तो ये मेरा आज कंप्लीट करा दिया है मैंने आपको कि गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से बना है। टाइम 1 घंटे हो गया है। तो हम लोग सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, किस तरीके से सॉल्ट ब्रिज काम करता है, ये सब हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं
कि क्या आखिर सॉल्ट ब्रिज है क्या, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन तो अभी समझ में आ गया है कि एक सेमी लिक्विड स्टेट में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो आपको क्या करता है, कंटिन्यूअस सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाएगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। ये सब चीजें कल की क्लास में मैं आपको लिखवाऊंगा कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, किस तरीके से वो फंक्शनिंग है उसकी, ठीक है। और फिर हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह जो भी टॉपिक है आगे सीखते जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रोकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।